छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड पड़ रही है, तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। लेकिन इसी तापमान गिरने के बीच में अमित शाह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं 7 जनवरी को अमित शाह कोरबा के इसी प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी जिस तरह से तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर बीजेपी के द्वारा तैयारी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे और कहीं ना कहीं से जो राजनीतिक जो समीकरण है वो अमित शाह के आने के बाद में गर्म हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं ओपी चौधरी जी, जो कि यूथ आइकन कहे जाते हैं बीजेपी के, और बात करेंगे उनसे। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है और अमित शाह जी के आने के बाद में क्या लग रहा है, किस तरह से जान फूकेंगे वो कार्यकर्ताओं में? देखिए, अमित शाह जी वो गृह मंत्री हैं देश के, जो सरदार पटेल जी हमारे पहले गृह मंत्री हुए थे आजाद भारत में। उन्होंने 562 देशी रियासतों के एकीकरण का जो महायज्ञ इस देश की एकता और अखंडता के लिए किया था, एक महायज्ञ जो प्रारंभ किया था, उसमें एक अंतिम आहुति देने का काम किसी ने किया तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया, 370 धारा को जम्मू कश्मीर से हटा करके। ऐसे गृह मंत्री जी हमारे कोरबा में आ रहे हैं। लोकसभा प्रवास योजना के तहत यहाँ आम सभा का आयोजन होने वाला है और लोकसभा स्तरीय कोर कमेटी की बैठक भी पंचवटी में होगी। तो ऐसी यहाँ पे उनका आम सभा होना है और यहाँ 50,000 से अधिक की संख्या में लोग उपस्थित होने जा रहे हैं। तो अमित शाह जी को सुनने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, उनके वक्तव्य को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए लोग लालायित हैं। अभी तक ये देखा जाता था कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व के लोग आते थे, खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, चुनाव के समय में पहुंचते थे लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन अभी चुनाव में 1 साल बचा है, विधानसभा चुनाव में, और इस बीच में अमित शाह कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कोरबा जिले में आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, ये राजनीति का क्या एंगल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे कार्य करने वाली पार्टी है। मैं पूछता हूं कि धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने कब हटाया? मोदी जी की दूसरी बार सरकार बनने के पहले साल में हटाया। राम मंदिर के लिए रास्ता कब साफ हुआ? उनके दूसरे कार्यकाल के शुरुआती समय में साफ हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, इस देश और समाज के निर्माण की सोच है। इसलिए केवल चुनाव की टाइमिंग के आधार पे हमारी पार्टी और हमारे लीडर्स काम नहीं करते, वो लगातार काम करते हैं। और अमित शाह जी, अभी तो 2024 का चुनाव काफी दिन बाद है, लेकिन अमित शाह जी हमारे बीच आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। अभी पिछले 2022 में करीब 6 महीना पहले ही वो रायपुर में भी उपस्थित हुए थे। तो इतने बड़े लीडर होने के बाद, जिनकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है, उसके बाद भी लगातार वो हमारे बीच आते हैं। यही चर्चा का विषय है कि इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी कोरबा जिले को ही क्यों चुना गया? आखिर कोरबा में क्या राज है? क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति को यहीं से हवा दिया जाएगा? देखिए, कोरबा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्र, सभी जिले महत्वपूर्ण है, लेकिन कोरबा की भी अपना वैशिष्ट्य है। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा ओपन कोल माइंस गेवरा माइंस है। ब्लैक डायमंड, काले हीरे की ये धरती है। लेकिन कांग्रेस देखिए कि यहाँ पे क्या कर रही है। उस काले हीरे से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के बजाय यहाँ के कोयले से तो पूरे देश की बिजली जलती है। लेकिन ये कांग्रेस प्रतिदिन 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया, 2 से 3 करोड़ रुपया की वसूली कर रही है। ईडी ने अपने ऑफिशियल प्रेस नोट में इसे जारी किया है। और सैकड़ों करोड़ रुपए की गब्बर सिंह टैक्स वसूला जा रहा है। यहाँ केजीएफ चलाया जा रहा है। इन सब विषयों के कारण भी कोरबा की अपनी महत्ता बढ़ जाती है कि आज एक बड़ा मैसेज वो आकर यहाँ देंगे। यहाँ आप लेकिन इसी मुद्दे को उठाते हैं और आपके खिलाफ कोरबा में एफआईआर हो जाता है। जी, क्या मानते हैं, सरकार कैसे चल रही है मौजूदा सरकार? ये माफियाओं की सरकार है। कोयला में माफिया, शराब में माफिया, रेत में माफिया, सीमेंट में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, सब जगह माफिया है। तो ये माफियाओं की सरकार है। कोयला की चोरी और स्कैम को हम लोगों ने जब उठाया तो कोयला की चोरी करने वाले जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वीडियो डालने वाले पे एफआईआर दर्ज किया गया। ये इस सरकार की नियति है, ये इस सरकार की नीयत है। ये इस सरकार की नीयत है, ये सरकार की सोच है, जिसे पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं और आने वाले समय में जवाब देंगे। प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें सर जी, मोदी जी भी कहते हैं कि यूथ के हाथ में है देश, और पूरे छत्तीसगढ़ में आपको यूथ आइकन माना जाता है बीजेपी में। कैसे बहुमत लाया जाएगा प्रदेश में राजनीति को? अगर बीजेपी जो कि 15 सीट पर सिमट गई थी पिछले विधानसभा में, अब मौजूदा 1 साल से भी कम समय बच गया है,
कैसे मजबूती लाई जाएगी और यूथ का क्या रोल रहेगा, क्योंकि आप यूथ आइकॉन माने जाते हैं बीजेपी में। नहीं, आपके काइंड वर्ड्स के लिए सबसे पहले धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूं कि युवाओं के लिए कुछ अच्छा हम लगातार कर सके, इसके लिए मैं जीवन में प्रयास करता हूं और आगे आने वाले समय में भी करता रहूंगा। जहां तक यूथ के पॉलिटिक्स में रोल की आप बात कर रहे हैं, आज देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। देश की 50% आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। और किसी विधानसभा में आप 18 से 40 आयु वर्ग के लोगों की गणना करेंगे तो ये परसेंटेज 50%, 55%, 60% तक जा चुका है। ऐसी स्थिति में यूथ निश्चित रूप से एक डिसाइडिंग फैक्टर है। केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति में नहीं, पूरे भारतवर्ष की आज जो डेमोग्राफी है, पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, लेकिन भारत आज युवा देश है। दुनिया का 20% युवा, हर 5 में से 1 युवा भारत में रहता है। तो इसलिए युवा की सोच भारत की राजनीति पर भी बहुत लंबा प्रभाव डालती है। इस देश में अगर बात की जाए तो मोदी जी एक ऐसे पीएम है जिन्होंने यूथ को, अब अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक युवा को ही नेतृत्व दे गया सीएम का पिछले बार। इस बार क्या माना जाए, यूथ आइकॉन के रूप में आप है, अगर क्या नेतृत्व तो युवा के हाथ में जाना चाहिए पूरे प्रदेश के नेतृत्व को, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक अनुशासनात्मक पार्टी है। इसमें हर व्यक्ति जो भी काम करता है एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। सब लोगों की अपनी अपनी भूमिका है, सभी लोग अपना सर्व समर्पण के साथ 100% देते हुए कार्य करते हैं। किसकी क्या भूमिका होगी ये बहुत मायने नहीं रखता। यहाँ कोई पद नहीं होता है, दायित्व होता है और सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं, सभी कार्यकर्ता के रूप में काम। प्रदेश को कैसे घेरें? जो मौजूदा भूपेश बघेल की सरकार है जी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं से किसान पुत्र, किसान प्रोजेक्ट करते हैं और लोगों के बीच में अपने आप को तो प्रोजेक्ट कर लिए हैं, किसान पुत्र कहते हैं, छत्तीसगढ़िया बेटा कहते हैं। बीजेपी इस चीज का काउंटर कैसे करेगी? ये कैसे, चूंकि चुनाव का उल्टी गिनती शुरू हो गई है सर, अमित शाह आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब चुनाव की उल्टी गिनती काफी तेजी शुरू होगी। तो अब बीजेपी सरकार को, मौजूदा भूपेश बघेल की सरकार को कैसे घेरेगी और अपने सीट बढ़ाने के लिए किस तरह की रणनीति बनाएगी? क्योंकि यूथ आइकन आप है और यूथों को मोटिवेट कैसे करेंगे? देखिए, जहां तक भूपेश बघेल जी का सवाल है, वो छत्तीसगढ़ की बात केवल राजनीति के लिए करते हैं। अगर उन्हें ऐसा नहीं करना रहता तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से 3 सीटें देनी थी। 3 लोगों को राज्यसभा सदस्य बनाना था। हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 3 करोड़ की आबादी में उनको 3 लोग नहीं मिले। कांग्रेस का एक भी भाई बहन उनको समझ में नहीं आया जिसको राज्यसभा सदस्य बनाना चाहिए। और रंजना यादव को बिहार से, राजीव शुक्ला जी को, KTS तुलसी को इन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया। हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों को नहीं बनाया, कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये केवल और केवल दिखावटीपन के लिए छत्तीसगढ़, केवल वोट बैंक के लिए ये बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के हित से इनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो कोयला, रेत, शराब सबका माफिया के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी को नोचने का काम नहीं करते हैं। 2 फाड़ की बात होती है कांग्रेस में, TS बाबा ग्रुप एक है और भूपेश बघेल जी का ग्रुप एक है। कितना फायदा मिलेगा इसका, ये जो 2 फाड़ हो गया? देखिए, कांग्रेस तो केवल इनको सत्ता चाहिए, येन केन प्रकारेण, इसलिए सत्ता की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इन्हीं लोगों को कभी जय वीरू की जोड़ी कहा जाता था, आज जय वीरू एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींचे पड़े हैं। तो ये केवल इनको सत्ता चाहिए। आज तो उसी व्यक्ति को ये मुख्यमंत्री बना के रखेंगे जो सोनिया दाई को सबसे ज्यादा पैसा पहुंचाएगा, और गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को सबसे ज्यादा पैसा पहुंचाएगा। इसलिए भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। 2.5 साल की बात पूरा प्रदेश जानती है। सर, एक बात और, काफी अमित शाह जी का जैसे ही प्रोटोकॉल आया तो ये कोरबा शहर में एक बात बहुत एकदम सरगर्मी से आगे बढ़ी कि कुछ बड़े कांग्रेसी भाजपा प्रवेश कर सकते हैं अमित शाह की मौजूदगी में। तो क्या ऐसी भी कुछ अटकलें लग रही हैं क्या? देखिए, एक आम सभा है, इसमें ये सब बातों के बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बाकी कांग्रेस तो एक डूबती नाव है और उससे सब कोई दौड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। और रहा सवाल TS सिंहदेव जी का, वो खुद अपने पार्टी में, अपनी सरकार से व्यथित है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, ये स्थितियां हैं प्रदेश की। एक आखिरी सवाल, राजनीति के अलावा OP चौधरी और क्या कर रहे हैं? क्योंकि बीच बीच में देखा जाता है कि दिल्ली से कुछ लोग आपसे IAS का टिप्स लेने के लिए आते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, और क्या कर रहे हैं सर? जी, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई भी युवा हो, उस युवा को अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ भी मैं अच्छे तरीके से गाइडेंस दे सकूं, उसके करियर के बारे में काउंसलिंग कर सकूं, उसके मोटिवेशन, उसकी प्रेरणा के लिए,
उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैं कुछ काम कर सकूं, उसके लिए हमेशा मैं काम करता हूं। इसके लिए कई स्कूलों में, प्रदेश के बाहर भी कई स्कूलों से मेरे एग्रीमेंट भी हुए हैं। प्रदेश के भीतर मैं स्वेच्छा से बिना कोई शुल्क के सभी जगह जाके काम करता हूं। युवाओं को मोटिवेट करने के लिए भी काम करता हूं। गाँव में आजकल एडवांस फार्मिंग भी कर रहा हूं, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव फार्मिंग भी कर रहा हूँ, प्रगतिशील खेती कर रहा हूँ, ताकि किसानों को मोटिवेट किया जा सके। इस तरह के काम, स्टॉक मार्केट में मैं काम करता हूँ ताकि आत्मनिर्भरता बनी रहे, तो नॉलेज बेस्ड वर्किंग चलती रहे। तो ये सारे काम मैं अपने करते रहता हूँ, बट पार्टी पॉलिटिक्स मेन काम है अभी। ब्यूरोक्रेटिक कार्यकाल को मिस करते हैं क्या? देखिए, हर कार्यकाल का अपना अपने कुछ प्लस, अपने कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक लाइफ से भी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। 13 साल में एक आईएएस के रूप में काम किया, और जो भी मैं 13 साल में काम कर पाया, चाहे दंतेवाड़ा में, चाहे रायपुर में, चाहे जांजगीर चांपा में, चाहे सरगुजा में, चाहे बेमेतरा में, हर जगह मैं सेटिस्फाइड रहा हूँ। और हमेशा मैंने जो कुछ किया उससे मुझे आत्मिक संतुष्टि है। और अभी भी जो मैं कर रहा हूँ, भारत की राजनीति के लिए, भारत के लोकतंत्र में काम करना भी एक बड़ी बात है। विशेष करके मोदी जी के नेतृत्व में जब एक महाअभियान हो रहा है, देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बदलने के लिए, न्यू इंडिया के निर्माण के लिए जो महायज्ञ हो रहा है, इस महायज्ञ में अपनी एक आहुति दे पाना भी एक बड़ी संतुष्टि का कारण है। आई एम एंजॉयिंग दैट आल्सो। एक आखिरी सवाल, जी। मोदी जी युवाओं को प्रमोट करते हैं, युवाओं को देश का भाग्य विधाता बताते हैं। आखिरी सवाल कि प्रदेश का नेतृत्व अगर युवा को देने की बात होती है, जी। समर्थन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में जिसको जो भूमिका हमारी पार्टी तय करे, एक संगठन सवाल, तय करे, युवा नेतृत्व क्या प्रदेश की कमान मिलनी चाहिए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए? पार्टी संगठन जो तय करेगा उसको हम सब लोग 100% स्वीकार करके पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में अपना 100% देते हुए सब लोग काम करेंगे। ये हमारा विषय ही नहीं है कि किसको क्या नेतृत्व मिलेगा, किसको क्या काम मिलेगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग। और इस मंच से अगर कोई कांग्रेसी ज्वाइन करना चाहे अमित शाह जी के पास में बीजेपी, तो क्या उनका स्वागत करेंगे बीजेपी? देखिए, ये सब संगठन के स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। निश्चित रूप से कोई कांग्रेसी अगर ज्वाइन करना चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको स्वागत करेगी, लेकिन कब, कहाँ, कैसे उसकी ज्वाइनिंग करानी एक रणनीतिगत अलग विषय हो सकता है। ये आपने सुना, ये थे ओपी चौधरी जी, जो पहले कलेक्टर रहे, आईएएस रहे, और अब भारतीय जनता पार्टी में एक यूथ आइकॉन के रूप में है और यूथ को प्रमोट करते हैं, और अमित शाह की तैयारी को लेकर कोरबा पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो ओपी चौधरी जी ने जो कहा कि अगर कोई कांग्रेसी ज्वाइन करता है तो भाजपा उसका स्वागत करेगी। न्यूज़ कट टू कट के लिए कोरबा से विजय कुमार।